साथ हो जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे आवेशों के गुणधर्म। क्या पढ़ रहे थे? आवेशों के गुणधर्म। ठीक, तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए आवेश के गुणधर्म या आवेश के गुणधर्म। ठीक, आवेश के गुण धर्म। नहीं तो डायरेक्ट कोई बात नहीं, जितने लोग लिखे नहीं लिखे। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब यहाँ देखो, उधर मैंने समझाया था, आज लिखेंगे साथ साथ, ठीक है ना। थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ लोग नए आए हैं। हमने 3 पॉइंट समझाया था। कौन कौन सा? आवेश की निश्चितता, आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, ये देखो, तो पहला क्या हेडिंग है, देखो ध्यान से, आवेश की निश्चितता। कोई बोलेगा नहीं, बस ध्यान समझो, सब समझ में आएगा। आवेश की निश्चितता, इसी को हम लोग कहते हैं अचरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या था, मैंने बताया था, किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु में जो चार्ज होता है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश कभी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, चाहे किस अवस्था में हो, चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में, किसमें हो, गतिशील अवस्था में हो। ठीक, तो वही हम यहाँ लिखेंगे, समझाया 2 दिन विस्तार समझाया गया था। ठीक, चलो देखो, आराम से आराम से चलो लिखते हैं। तो हमारे साथ लिखते रहो सब लोग, पलट डाल करके। किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तित नहीं, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, बस इतना लिख लो। किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो, चाहे वह किस अवस्था में हो, गतिशील अवस्था में हो। ठीक, अब यहां देखो इससे मतलब क्या है, मैंने समझा थोड़ा उस वक्त यहां पर। ठीक, हमने कहा था कि मान लो ये कोई चार्ज है, आवेश है, इसका प्रारंभिक में जो मास है, मैंने कितना मान लिया, m0, और इस पर आवेश कितना मान लिया, q0। क्या? q0 मान लिया। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, u है। कितना है, u है। और थोड़ा सा जाओ उधर। ठीक, फिर मैंने मान लिया कुछ समय बाद इस पर जो इसका द्रव्यमान था वो कितना हो गया, तो मान लो mv मान लिए। ठीक, और आवेश कितना हो गया इसका, qv। ठीक, और वेग कितना हो गया इसका, v। बहुत ध्यान समझो, इस कंडीशन में जो फार्मूला निकल के आता है, mv बराबर m0 बटे कड़ी में 1 माइनस b² बटे c²। ठीक, इसका मतलब क्या, यहां पर क्या क्या कौन चीज है, जहां m0 क्या है, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान या आवेश का द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में कण का द्रव्यमान, और v क्या है, कण का वेग, और c क्या है, प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी यहां से निष्कर्ष निकल रहा है, अगर हम किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दें तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। और अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उस कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी अगर हम किसी आवेश को गतिशील अवस्था में लाते हैं या गति कराते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा,
लेकिन उसके आवेश पर, उसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका द्रव्यमान घट बढ़ सकता है लेकिन उसके चार्ज पर कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी आवेश को गति कराने पर, चाहे आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे आवेश गतिशील अवस्था में हो, उस पर उपस्थित आवेश का मान जीवन में नहीं परिवर्तित होगा। क्या बदलेगा? उसका मास बदलेगा। यानी पहले मास कुछ रहेगा, बाद में मास क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। यानी स्थिर अवस्था में रहेगा तो मास क्या रहेगा? उसका कम रहेगा, और गतिशील अवस्था में उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उसका वेग अगर उसका वेग हमने प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यानी बहुत ही मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर यही बात कहा गया है। कोई दिक्कत किसी को? उतार लो इसको, उतारो इसको। चलो आगे देखो। दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। देखो यार, हम लोग बहुत संरक्षण का नियम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक तो नहीं बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक। यहाँ पर हम संवेग संरक्षण का नियम, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश संरक्षण का नियम, ठीक। अब होता क्या है, समझाया गया था, ठीक। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बताया था, अभी बताते हैं इसके बारे में। पहले लिखो, आवेश को आवेश को ना तो उत्पन्न किया, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से उसमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात हम यहां कह सकते हैं, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है। बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे मेन बात है आवेश का संरक्षण, ठीक। चलो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। क्या होता है समझाते थोड़ा बहुत। क्या बोला गया? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं विलगित निकाय क्या होता है। वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। निकाय होता है तीन प्रकार का मुख्य रूप से, ठीक। खुला, बंद और विलगित होता है, रुद्धोष भी होता है। हम लोग मुख्य तीन ही मानते हैं, ठीक। यहाँ पर विलगित निकाय क्या है? विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसका बाहरी एटमॉस्फेयर से कोनो कनेक्शन नहीं होता है। अच्छा, कनेक्शन मतलब क्या है? जैसे अगर तुम लोग, बहुत सारे मार्केट में ऐसे थर्मस आ रहे हैं, अगर एक बार हम थर्मस में पानी को गर्म करके रख दें, क्या
अगर हम थर्मस में पानी को गर्म करके रख दे तो कई घंटों तक पानी क्या रहेगा, एकदम वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन हम लोग अगर कोई सामान बोतलों में पानी रखेंगे तो पानी हो सकता है कुछ देर बाद क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, क्योंकि उसमें पानी ठंडा नहीं हो, क्योंकि थर्मस को ऐसे बनाया गया है, ऐसे मेंटेन किया गया है, उसका बाहरी एटमॉस्फेयर से कोनो उसका लेन देन नहीं है, यानी उष्मा का स्थानांतरण उसमें होने वाला नहीं। उसको कई लेयरों से बनाया जाता है, वही होता है विलगित निकाय, जिसका बाहर के वातावरण से कोई संबंध ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम। ये बताओ, आईसीयू में आदमी जाता है ना, जब आदमी आईसीयू में चला जाता है उसका घर वालों से, पापा से, मम्मी से, ठीक किसी से और से मान लो, किसी से कोई रिलेशन नहीं रह जाता है, यानी आईसीयू में जाने के बाद व्यक्ति क्या होता है, क्या हो गया, विलगित निकाय हो गया, कार से डिब्बा बंद हो गया, उसका कोई बाहर के वातावरण से कोई कनेक्शन। अब डॉक्टर चाहे मारे चाहे काटे चाहे कुछ भी करे, ठीक, हाँ, ऐसा समझो। मतलब इसका मैटर क्या है, मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझते हैं। हमने बताया था ए कोई दो पदार्थ है, एक है एक है, एक, चलो अभी ये उदासीन है, क्या है, उदासीन है, बहुत ध्यान समझो। ए है, ये क्या है, बी है, अभी दोनों मिला उदासीन है, दोनों मिला के मैंने रगड़ दिया, क्या किया, रगड़ दिया। जब रगड़ दोगे, बताओ, जब उदासीन थे इन पर चार्ज कितना था टोटल, जीरो ही होता है, उदासीन पर चार्ज जीरो होता है। जब मैंने रगड़ा, क्या किया, जब मैंने क्या किया, रगड़ा, इस पर चार्ज मैंने क्या मान लिया, आ गया प्लस, कितना आ गया, प्लस, इस पर आ गया प्लस चार्ज, मान लिया जो चार्ज का मान आया वो आ गया +5, कितना आया, +5 कूलम। इस पर क्या आया, माइनस चार्ज, क्या आया, माइनस चार्ज, ठीक, और माइनस चार्ज कितना आया, -5 कूलम। बराबर चार्ज हमेशा ट्रांसफर होते, ध्यान रखना चाहिए, किसी भी अगर हम वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो हमेशा बराबर चार्ज ट्रांसफर होते हैं। कैसे, अभी बताएंगे अभी, ठीक। यहाँ पर भैया आया 5 कूलम आवेश, यहाँ कितना आया, -5 कूलम आवेश, बताओ तब भी एक्चुअल में आवेश कितना है, जीरो ही है। बताओ, आवेश को ना तो मैंने उत्पन्न किया, पहले भी इस निकाय पर कितना आवेश था, जीरो, और मैंने बस इसका रूप चेंज किया, रूप कैसे चेंज किया, पहले इस पर कौन आवेश है, सुन्ना सुन्ना, अब मैं रूप चेंज कर, किस पर, इस पर कितना गया, +5, इस पर कितना गया, बस मैंने इसके रूप को चेंज किया है, लेकिन इसका आवेश चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, एक का मतलब है। अच्छा, अगला उदाहरण लेते हैं, चलो, इसे हम लोग जानते हैं, बताया था उस दिन, ए है इलेक्ट्रॉन, ए है पॉजिट्रॉन, उसी का विपरीत, ए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गामा किरणें, क्या बनाते हैं, गामा किरणें। अब बताओ, गामा किरणों को पहले से मालूम चलो चुका है, गामा किरणें कैसे कण होती है, उदासीन का, जब उदासीन में कौन सा आवेश होगा, इस पर जीरो चार्ज होगा, इस पर जीरो चार्ज होगा। अच्छा, लेकिन हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, इस पर कितना होता है, +1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। जब ये दोनों मिलकर बने थे तब गामा पर कितना आवेश टोटल था, 0, जीरो था। अब जो जब दोनों जुड़ गए, जब दोनों जुड़ गए और जुड़ करके ये मालूम बना, तो बताओ इस पर भी उतना आवेश, बस माइनस में इसमें कितना है, प्लस, बताओ दोनों को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो कहाँ आवेश खत्म हुआ, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी कितना है, जीरो, बस मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कितना आ गया, प्लस आ गया, तो कहाँ नष्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ। ये होता है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आया समझ में, मतलब आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, अर्थात किसी विलगित निकाय का आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित, कभी चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे देखो, शान बस, अगला हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, यही सबसे मेन है, ध्यान देना, इस 10 प्रॉपर्टी में ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सबका ध्यान देना चाहिए। चलो, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, चलो पहले लिख लो, पहले लिख लो,
किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश मूल आवेश, मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश को, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है आवेश का, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे मेन है। और ध्यान समझो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। चलो ठीक हो गया सबका। अब देखो, हम लोग जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है, या नहीं? Q बराबर प्लस माइनस, यानी n क्या है? n है 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, बहुत ज्यादा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, कहने का मतलब यह है, अगर कोनो भी वस्तु है उसमें जो आवेश होगा वह या तो 2e, या तो 3, या तो -5e, या तो -7e, इस रूप में जाएगा। लेकिन कभी भी आवेश तुम सोचोगे, मान लो 1/2e या 3/5e, इस रूप में आवेश जाए, इस रूप में आवेश गमन करने वाला नहीं है। मतलब कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु में जो आवेश ट्रांसफर होता है वह हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है, यानी E का मान उसके साथ अटैचमेंट रहेगा, जुड़ा रहेगा, और इस रूप में रहेगा तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या समझो, यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान या समझने का मतलब है। देखो, मान लो हमने कहा 1e है, 1e, बताओ तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻, कूलाम में मान लिया, क्यों मान लिया, और ध्यान समझो। वही मान लो मैंने माना होता 2e, तो कितना आता? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो कितना आता? 16 दूनी × 10⁻⁻19 कूलाम, सही ना? अच्छा, एक और लेते हैं, 3 होता तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो 16 थे यहाँ, 48 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब समझो इसका मतलब, अभी तक कुछ पहले नहीं पढ़ा, अब समझो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। जैसे हमने बताया था, मान लो हमारे पास जेब में यानी पर्स में 10-10 रुपए के नोट है, और किसी ने हमसे मांग लिया 45 रुपए। बताओ, उसको हम 45 रुपए दे पाएंगे? नहीं। क्यों? हमारे पर्स में 10-10 रुपए के नोट है। अगर वो व्यक्ति हमसे 45 रुपए मांग रहा है, उसको हम 45 रुपए दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 का गुणज के रूप में हमारे पर्स में पैसा नहीं है। हमारे रूप में हमसे मांगे 60 रुपए, 70 रुपए मांगे तो आराम दे लेंगे, लेकिन 45 रुपए, 65 रुपए, 75 रुपए नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब क्या है? अब भी नहीं समझो मतलब। मान लो जो आवेश है वह हमेशा किसी भी वस्तु में ट्रांसफर होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 रूप में ट्रांसफर होगा। मान लो इसी के बीच में आता है 1 पॉइंट मान लो आता है 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या? 1.6 और 3.2 के बीच में एयर है ना, यानी 1.6 और 3.2 के बीच में कौन आवेश आएगा? 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, कहां तक? 3.1। कोई भी आवेश किसी वस्तु में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणक नहीं। अरे भैया, 1.8 में जीवन में कभी 1.6 का गुणक नहीं आएगा। सर, गुणक मतलब क्या होता है? जैसे मान लो
मैं कहा तो 2 गुणक, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 पंचे 10। इस सबका 2 गुण, मतलब सब में 2 है। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 4, 2 × 2 × 5। बताओ 1.6 को तोड़ करके तुम जीवन में चाहे 1 × 1.6 कर सकते हो? कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इस रूप में किसी वस्तु में आवेश ट्रांसफर नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की। अब बताओ 1 मिनट, यहाँ समझो, थोड़ा और समझो इसका मतलब क्या है। हमने यहाँ समझाया तो ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर किसी वस्तु में जो आवेश ट्रांसफर हो रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आवेश ट्रांसफर हुआ, अगर किसी वस्तु में जो आवेश ट्रांसफर हो रहा है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। और क्वांटा तो होता है पैकेट। क्या होता है? कभी क्या पूछ लेता है कि क्वांटा का अर्थ क्या होता है? क्वांटा यानी पैकेट, यानी एक पैकेट में कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, थोड़ा हम और डीपली बात करते हैं। इधर देखो, इधर बात समझ में आई। अब यहाँ थोड़ा समझो और, ठीक। जैसे प्रश्न में कई बार पूछा गया है, सबसे मेन प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। बहुत विशेष बात है, ध्यान से। हम लोग जानते हैं, चलो Q बराबर क्या होता है? Ne। हमको निकालना कि 1 कूलाम आवेश कितना दिया है? 1 कूलाम, सही है ना? निकालना n का मान क्या हो जाएगा? 1/E, सही है ना? 1/E ऊपर लिखते हैं। n बराबर आ गया 1/E का मान जानते हो, 1.6 × 10⁻⁻19। इसको जाकर घर पर हल करना आएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक ठीक, इतना। इसका मतलब क्या है समझो। इसको जब हम लोग और हल करेंगे तो आएगा 62.5 लाख ट्रिलियन। क्या? ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है? देखो इधर, अगर हमको 1 कूलाम आवेश का कहीं से चार्ज मिला, अगर हमको किसी वस्तु से 1 कूलाम आवेश का चार्ज मिल रहा है, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन उसमें है। सोच सकते तुम लोग, अगर हमको 1 कूलाम आवेश का कहीं चार्ज झटका लग रहा है 1 कूलाम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमको लगे होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में इंटर किए होंगे? 62.5 लाख ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन उस टाइम में, उस क्षण में हमारे शरीर में इंटर किए होंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना? 6.25 × 10⁻18। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्वांटा मतलब समझ में आया? पैकेट, यानी हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वह E के पूर्ण गुणज के रूप में किसी दूसरे वस्तु में, ऑब्जेक्ट में ही ट्रांसफर होगा, कभी भाग के रूप में ट्रांसफर नहीं होगा, भिन्न के रूप में ट्रांसफर नहीं होगा। ये सबसे मेन बात था। चलो हम लोग पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण। देखो इधर, देखो इसका मतलब क्या होता है, अब समझो यहाँ पर ध्यान से। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो आवेश होता है क्या हो सकता है? स्थानांतरित हो सकता है। मतलब एक वस्तु है उदासीन है और एक वस्तु क्या है? आवेशित है। जब हम दोनों वस्तु क्या करेंगे? आपस में रगड़ेंगे, तो आपस में रगड़ने से दोनों वस्तुएं हुई क्या होती हैं? आवेशित हो जाती हैं। अर्थात किसी एक वस्तु से जो आवेश होता है किसी दूसरी वस्तु में क्या हो सकता है? स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो सकता है। तो लिखो हमारे साथ, किसी एक वस्तु से आवेश, किसी एक वस्तु से आवेश
किसी एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक, जब स्थानांतरित होगा तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आवेशित। इसी कारण वस्तुएं क्या होती हैं? इसी कारण ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसी कारण ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इतना बहुत है। ठीक, तो किसी एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हो सकता है, और इसी कारण वस्तु में क्या होती है? आवेशित। इसका मतलब क्या समझते हैं? देखो जरा बहुत ध्यान से। एक कोई वस्तु है, एक कोई दूसरी वस्तु है, मान लिया। ठीक, इस पर चार्ज है प्लस प्लस। क्या है? प्लस प्लस। मैं मार रहा हूं प्लस प्लस चार्ज है। ठीक, बोलो मत। बहुत विशेष ध्यान देने बात है, किसी चालक पर जो आवेश होता है उसके सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर। हम बात करेंगे अचालक की, तो अचालक के सरफेस और अंदर दोनों जगह होता है। बात करना चाहिए। ठीक, ये क्या है? आवेशित वस्तु। क्या है? आवेशित वस्तु है। बोलो मत कोई। आवेशित वस्तु है। और ये क्या है? उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन वस्तु है। देखो इधर, अभी ये आवेशित है और ये क्या है? उदासीन है। ये हमने क्या कहा? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो सकता है? स्थानांतरित। ये बताओ, हम लोग अपने घरों में देखते हैं जो तवा होता है, क्या होता है? तवा या कुकर होता है। तवा के ऊपर लकड़ी लगा, क्या लगा होता है? लकड़ी का हैंडल लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि जान रहा है वो जो तवा बना रहा है, जब तवा को हम स्टोव पर रखेंगे, तवा गर्म होगा, हीट होगा, उसमें क्या उष्मा का स्थानांतरण होगा। उष्मा, मानो रोटी पका रहे, छू दिया इसे तवा, तो हाथ क्या हो गया? वहीं पर चला गया। ठीक, तो वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं? लकड़ी लगा देते हैं। या कुकर होता है, कुकर में क्या लगा होता है? कुकर में प्लास्टिक लगा होता है। क्यों? क्योंकि जहां जब भोजन पकेगा उसमें, तो कुकर हीट होगा, उसमें उष्मा का स्थानांतरण होगा, वहां पर गर्माहट महसूस होगी, इसे उसमें क्या लगा दिया गया है? प्लास्टिक। उसी प्रकार से जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश कैसे जाएगा? मान लो अभी आवेशित है, क्या है? उदासीन। अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब किससे जोड़ दिया? ध्यान देखो, ऐसे थी, ऐसे, ऐसे, इसको मैंने किसी तार से जोड़ दिया। तार है, वायर है। जब तार से जोड़ा तो देखा गया इस पर जो चार्ज था, यही चार्ज इस तरवा के माध्यम से इस पर क्या हो गया? चला गया। बताओ, आवेश ट्रांसफर हुआ नहीं ट्रांसफर हुआ? और ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक, मान लिए ये वस्तुएं हैं, ये वस्तु क्या है? ये वस्तु है, वस्तु बी। जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर न हो जाए, तब तक वस्तु से, एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा बताओ, है कौनो पात्र, है कौनो पात्र। ठीक, बहुत ध्यान समझो, बोलो मत। ये कौनो पात्र है, पात्र। ठीक, इसमें भरा है पानी। क्या भरा है? पानी भरा है, लबालब, नटाई तक। हाँ, मान लो। ठीक, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया, चलो जोड़ा। चलो, यहां से मैंने एक लगा दिया छोटा पाइप, यहां से। बताओ, इस पात्र से इस पात्र में पानी कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर। और जैसे लेवल बराबर हुआ कि भैया बस हमारे औकात यही तक है, हम बराबर हो गए, हम अपना स्तर मेंटेन कर लिए, लेवल मेंटेन कर लिए हैं, इसमें हम जाने वाले हैं। ये बताओ, क्या एक मिला में ज्यादा, एक मिला में कम रहेगा? कभी नहीं, वो जीवन में नहीं होगा।
एक तुम्हारे मान चल रहा है या कम हो गया है ज्यादा हो गया इसमें जा रहा है, नहीं, दोनों में लेबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी इसी प्रकार से अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर हो रहा है तो जब तक दोनों का पोटेंशियल समान विभव समान रहता है तब तक आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। और जैसे पोटेंशियल समान हुआ ठपा ठप आवेश शुरू किया, बंद हो गया, ट्रांसफर भी है। चलो आगे देखो, पांचवा वेग पर निर्भरता। वेग पर निर्भरता, बोलो मची, देखो यार सबका ध्यान देना चाहिए। वेग पर निर्भरता इसका मतलब क्या है, किसी कण पर जो उपस्थित आवेश होता है, किसी कण पर उपस्थित आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत विशेष बात है, ध्यान रहे, बताता हूं अभी, पहले लिख लो। किसी कण पर उपस्थित आवेश, किसी कण पर उपस्थित आवेश कण के वेग पर, कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक। तो किसी कण पर उपस्थित आवेश कण के वेग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। नॉट लिखा गया, डिपेंडेंट नॉट ऑन मोशन, या वेग या गति का सकते हो। इसका मतलब क्या समझो इधर, मान लो ये कोई आवेश Q है, ये स्थिर अवस्था में चाहे हो, यह आवेश चाहे स्थिर अवस्था में हो, रेस्ट में हो, किसमें हो, रेस्ट में हो, और यही आवेश चाहे गति अवस्था में हो, गति यानी मोशन में हो, एक, यही आवेश चाहे रेस्ट में हो, यही आवेश चाहे गति अवस्था में हो, इस पर उपस्थित आवेश का मान कभी चेंज नहीं होगा। यानी दोनों स्थिति में अगर यहां पर आवेश था 10 कूलम, यहां भी आवेश कितना रहेगा, 10 कूलम। एक ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी स्थिर अवस्था में और गति अवस्था में आवेश का मान कभी चेंज नहीं होता है, आवेश हमेशा बराबर होता है। तो वही कहा गया है कि किसी कण पर उपस्थित आवेश का मान कण के वेग पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी मेन बात ही था, ठीक, इतना समझ आया, ठीक। अगला हम लोग पढ़ेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण। चलो छठवां है आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, प्रतिकर्षण, ठीक। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हम लोगों ने प्रयोग में भी देखा था, क्या होता है, कब वस्तुएं अट्रैक्ट करती है, कब वस्तुएं क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो दोनों बात हम लोग सीख चुके, नहीं सीखे थे क्या, पीछे सब लोग सीख चुके हैं पूरा, कैसे वस्तुएं क्या करती हैं, आकर्षित करती, कैसे क्या होती हैं, प्रतिकर्षित। अब देखो, तो आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, बताया था मैंने, जब प्रयोग किया गया, देखो यार बोलो मत, समान प्रकृति के आवेश, क्या, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करें, अट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। समाज में देख भी रहे होगे, बताए जरूरत तो नहीं है, ठीक। हाँ, ये है कोई, मान लो एकदम सजा बजा के ठीक ठाक है, यहू एक, बोलो मत। तो इन दोनों में क्या होगा जी, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन। विपरीत प्रकृति के हैं, क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं, और मान लिए, बोलो मत,
मान लिया एक मिला ऐसे हो गया और एक मिला ऐसे में हो गया हुआ हूं। ठीक ठीक, ये महिषासुर है भैंसासुर है? आप बताओ इन दोनों में आकर्षण होगा? कभी नहीं होगा। प्रतिकर्षण होगा, दूर भागेंगे। तो वही कहे मतलब यहाँ पर है, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश है। यहाँ पर क्या है? विपरीत प्रकृति के आवेश है। यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बात समझ ना? हम वही चीज लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखो हमारे साथ, इसको बना लेना। ठीक, नमो ले कदम मार करवाओ क्या? ठीक, देखो समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति का आवेश क्या करते हैं जी? विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मैंने बताया तो उस दिन क्या, कैसे हमने देखा था, क्या देखा था? ठीक, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा गया था, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम से रगड़ा गया था, तो कांच की छड़ पर आया था पॉजिटिव चार्ज और रेशम पर क्या आया था? नेगेटिव चार्ज। और जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था, तो एबोनाइट की छड़ पर आया था नेगेटिव चार्ज और बिल्ली खाल पर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज। और जब इस प्रकार दो आवेशित छड़ों को मैंने लेकर के 3 एक्सपेरिमेंट किए, और जब मैंने दोनों कांच की छड़ों को पास पास लाया, देखा दोनों क्या हो रही थी? प्रतिकर्षित। क्यों? कांच की छड़ों पर कौन चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। और जब मैंने दोनों एबोनाइट की छड़ों को पास में लाया, तो दोनों एबोनाइट की छड़ों पर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तब भी छड़ें क्या हुई? प्रतिकर्षित हुई, रिपेल हुई। लेकिन जब मैंने कांच की छड़ के पास कौन लाया? एबोनाइट की छड़ को ले गया, तो देखा क्या हुआ? तो दोनों छड़ें क्या हो गई? आकर्षित हो गई। तो वही बात यहाँ कहा गया है। एक हम बना भी देते, चलो देखो उधर। ये क्या था? हमने चित्र बनाया था, ऐसे था, ऐसे। ये मैंने मान लिया क्या है? दोनों कांच की छड़ है, दोनों ही क्या है? कांच की। चलिए एक मैं बना दे रहा, केवल एक, ओनली वन है। चलो ठीक, चलो ये है कांच की छड़, कांच की छड़, और ये भी है कांच की छड़, कांच की छड़। इस पर भी होता है दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या होती है? दूर भागना जी। लेकिन ये क्या है? कांच की छड़। ये है कांच की छड़, और ये क्या है? एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। इस पर होता है पॉजिटिव, इस पर क्या होता है? दोनों आपस में क्या हो गई थी? अट्रैक्ट हो गई थी। इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, दूर भागी। एक मिला पॉजिटिव, एक मिला क्या? आकर्षित हुई, अट्रैक्ट हुई। ठीक, ये हम लोग प्रयोग में देखे। ठीक, चलो अगला हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश की योज्यता। 7वां पॉइंट, आवेश योज्यता, विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक, योज्यता। चलो इधर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी गुण है। तो समझो इसका मतलब क्या है। ठीक,
किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान, किसी भी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय क्या होता है, बराबर होता है। कुछ नहीं पढ़ने पड़ा, हमने क्या बोला, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। पहले लिखते फिर समझते हैं, लिखो साथ में। किसी भी वस्तु में उपस्थित किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान उस वस्तु में या उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो आवेश होता है, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। हाँ, अब समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। एक एक बात समझो, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें गुणधर्म में। एक, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न आया कि बीजगणितीय योग, इसका मतलब क्या है? भैया बीजगणितीय को मतलब कुछ नहीं होता है, बस चिन्ह का इसमें ध्यान दिया जाता है। यानी प्लस और माइनस दोनों को लिया आता है। ये होता है बीजगणितीय नियम। कुछ होता नहीं है। मतलब कभी आगे बीजगणितीय नियम क्या होता है, तो बीजगणितीय नियम में जितना भी चिन्ह होगा प्लस माइनस दोनों को साथ क्या करोगे, ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे। अच्छा, अब यहां समझो मतलब क्या है। ये कोई सिस्टम है, निकाय है, मान लो उल्टा सीधा बना, चलो विलिखित निकाय है, चलो मार रहा हूं मैं, ठीक। ये कोई विलिखित निकाय है, ठीक। चलो, इस पर आवेश था, मान लिया Q1 का मान था 5 कूलाम, 5 कूलाम, मतलब 5 कूलाम है। यहाँ पर -2 कूलाम है, यहाँ पर 3 कूलाम है, यहाँ पर मान लिया -4 कूलाम है, ठीक। यहाँ पर 7 कूलाम है, यहाँ पर क्या है 8 कूलाम। चलो मैं मान लेता आवेश है। इस विलिखित निकाय में आइसोलेटेड सिस्टम कितने आवेश टोटल हुए, 6 आवेश, ठीक। टोटल 6 आवेश हुए। तो भैया बीजगणितीय नियम है ही कहता है जितना टोटल आवेश होगा, टोटल जितना चार्ज हुआ सबको जोड़ लो, यानी टोटल जो चार्ज होगा, टोटल जो Q का मान होगा वह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश 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 जहां तक जाए भाग जाए Q यहां, ठीक। चलो समझो ध्यान से। तो पहला आवेश कितना था, कितना +5, चिन्ह के साथ रखो +5। दूसरा का कितना था, ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पचरका है, ये छठरका है। मान लिया ये -2 होगा, ये कितना है 3 है, ये -4, ये वाला कितना 7, ये वाला 8। बस पहले जोड़ लो, जोड़ते ना 8 7 15 15 3 18 18 5 23 4 2 घटाओ कितना आया
17, यानी इस विलगित निकाय में जो टोटल आवेश है कितना आया? 17 कूलाम का आया। यानी बीच किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश का मान, किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेशवा का मान उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के, उस निकाय में उपस्थित कुल आवेश के बीज गणितीय योग के, यानी इस पूरे अगर हमको सिस्टम का निकाय का आवेश निकालना हो तो प्लसवा और माइनसवा दोनों साथ में ले करके जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या निकल आएगा? टोटल उस सिस्टम का क्या निकल आएगा? आवेश निकल आएगा। बताओ समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? ठीक, उधार फटाक से। देखो यार, अगर देखो 8वां आवेश का प्रभाव, आवेश का प्रभाव, और इस पॉइंट का, इस गुण का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सबसे मेन, सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे विशेष पॉइंट कह सकते हो, बहुत मेन है। ठीक, देखो यार, तो समझो, बोलो मत। अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में, समझो, बोलो मत, अगर कोनो आवेश स्थिर अवस्था में है, ठीक, तो वह केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता, क्या करता है? वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर वही आवेश गतिशील अवस्था में आ जाए तो वह एक चीज उसके साथ और जनरेट करता है। विद्युत क्षेत्र तो जनरेट ही कर रहा था, एक और आया था, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। मतलब हम मान लो हम एक आवेश है, हम खड़े हैं, हम केवल क्या डेवलप करेंगे? विद्युत क्षेत्र का डेवलप करेंगे, विद्युत क्षेत्र। और हम जब गतिशील हो गए तो गतिशील होने के साथ साथ हम विद्युत क्षेत्र डेवलप ही करेंगे, साथ साथ क्या उत्पन्न करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका यूज क्या है आगे हम बात करेंगे, पहले लिखो, पहले लिखो। स्थिर आवेश केवल, स्थिर आवेश केवल, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु गतिशील आवेश, परंतु गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, सबसे मेन चीज थोड़ा बात करते हैं और विस्तार से, डीपली। ये आवेश है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तीन गुण, तीन प्रॉपर्टी। पहला क्या है? अगर स्थिर हो, स्थिर यानी एट रेस्ट, रेस्ट। दूसरा हो गतिशील में, मोशन में हो जाए। तीसरा हो, ठीक, अनियमित, अनियमित, इरेगुलर हो सकते हो या इरेगुलर। इलेक्ट्रिक को क्या है यहाँ पर? इसका वेग यहाँ कितना है? 0। गतिशील में तो क्या है यहाँ पर वेग? कितना? इसका वेग यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर वेग, यहाँ मैं मालिक नियत है, क्या है? इसका वेग यहाँ पर नियत कितना है? नियत है। गतिशील अवस्था में उसका वेग क्या है? नियत है। यहाँ लिखो नियत, कांस्टेंट लिखो, सही रहेगा, कांस्टेंट।
बोलो मत। कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक, यहां पर लिख लो त्वरित, सही रहेगा, बढ़िया से ऐसे समझ आ जाएगा। त्वरित, असलरेटेड। ठीक, अब यहां ध्यान समझो, यहां वेलोसिटी जीरो है, यहां वेलोसिटी नियत है। हाँ, तो ये तो मतलब क्या होता है, अभी बताते हैं। यहां नियत नहीं है। चलो, अब बात समझो ध्यान से। अगर कोनो आवेश है वह स्थिर अवस्था में है, किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो हमने कहा क्या, वह केवल विद्युत क्षेत्र डेवलप करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं और विद्युत तरंग भी नहीं। लेकिन वही आवेश के नियत वेग से गतिशील। अच्छा, नियत वेग क्या होता है, एक होता है, एक समान वेग होता है असमान वेग। जब कोनो गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, क्या, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, उसको हम लोग कहते क्या है, नियत वेग। एक समान वेग, तो जब कोई वस्तु नियत वेग से चलेगी, जब आवेश नियत वेग से चलेगा, कांस्टेंट वेग से चलेगा, तो वह विद्युत क्षेत्र तो डेवलप ही करेगा, साथ साथ कौन डेवलप करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये भी डेवलप नहीं करेगा। लेकिन लेकिन सबसे मेन चीज है, ये चीज बहुत विशेष ध्यान देना, बार बार चीज आएगा। लेकिन वही आवेश यदि त्वरित है, त्वरित का मतलब ही हुआ उस आवेश का, यानी त्वरित क्या होता है, यानी किसी वस्तु का जो वेग होता है वह समान समय में क्या होता है, बदल जाता है, परिवर्तित होता है। हर सेकंड उसका वेग क्या हो, बदल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं असमान वेग। क्या कहते हैं, असमान। हर समय उसका वेग बदल रहा हो, पहले वेग था 40, अब हो जाए 60, फिर कितना हो जाए 80, वेग बदले, उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे त्वरित, यानी उसका वेग नियत नहीं है। उस कंडीशन में यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो तीनों डेवलप करता है, विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी डेवलप करता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए, सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण ये बात थी या है। बताओ, इसमें किसी कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखो, अगला 9वां पॉइंट, द्रव्यमान से संबद्ध, कनेक्टेड टू मास, कनेक्टेड टू मास। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब इसके पहले मतलब समझो, देखो इधर, तो समझो इधर। जब कोई वस्तु, हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, क्या, जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है, बताओ उसका द्रव्यमान बढ़ता घटता है, हाँ, उसका द्रव्यमान घट जाता है। वही जब कोई वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। बहुत मेन बात है, सबसे मेन बात ये भी है, जब भी कोई वस्तु धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और जब कोई वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित होती है, उसका द्रव्यमान क्या होता है। अभी हम देखेंगे उदाहरण के साथ। चलो पहले लिखते हैं, देखो, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु धनावेशित, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान घट जाता है। परंतु जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु ऋणावेशित, ऋणावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना चाहिए। जब कोई वस्तु धनावेशित होगी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब कोई वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं, ऐसे देखो यार, ये मान लिया यम द्रव्यमान की कोई वस्तु थी, बोलो मत, हम सिद्ध करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। चलो पहले हम स्थिति देखते हैं। यम द्रव्यमान कोई वस्तु थी, बोलो मत, शांत रहो। यह वस्तु मान लिया हो गई धनावेशित, क्या हो गई, धनावेशित। और यही वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। बोलो मत, यही वस्तु हो गई धनावेशित। तो धनावेशित होने से इस वस्तु का द्रव्यमान पहले से कुछ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा धनावेशित होने से। और यही वस्तु जब ऋणावेशित हो जाएगी, इसका द्रव्यमान पहले से कुछ क्या हो जाएगा। अच्छा, आपने चित्र बना के दिखा दी, कैसे तो नहीं समझे आया, दिखाते हैं। और चलो, हम इधर ले लिए क्लोरीन, क्या ले लिए, क्लोरीन। इधर ले लिए सोडियम, क्या ले लिए, बताओ। क्लोरीन धातु है, अधातु, क्लोरीन है अधातु। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ग्रहण करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना ली Cl-। सोडियम धातु, धातु, सोडियम मेटल एक नॉन मेटल, मेटल है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागे ग्रहण करेगा, त्यागेगा, क्या कहा दो, Na प्लस। चलो ये बताओ, ये बताओ, इसका परमाणु क्रमांक पता रहा। और परमाणु क्रमांक हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लगभग बराबर होता है, मानते हैं, मानते हैं। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आया कि गया, आया है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18, सही है ना। परमाणु क्रमांक 11, यानी इलेक्ट्रॉनों संख्या कितना हो जाएगी, 11। इलेक्ट्रॉन संख्या 11, गया गया, कहीं मिल गया, एक मिल गया, गया एक मिला, बचा 10। ये बताओ, मैं मान लेता हूं पहले से, इसका पहले जो मान ले रहा हूं बार, इसका पहले द्रव्यमान कितना था, अब कितना हुआ, क्यों हुआ, इस पर कौन चार्ज आया। तो ऋणावेशित थोड़ा क्या होता है, बढ़ता घटता है, बढ़ा घटा, बढ़ा ना जी, 18 हुआ, बढ़ा। अच्छा, धनावेशित पहले कितना था इस पर चार्ज, द्रव्यमान मान लो, कितना द्रव्यमान था, 11 था। अब कितना हुआ, बढ़ा घटा, यानी धनावेशित होने से द्रव्यमान घट रहा है, बढ़ रहा है। और ऋणावेशित होने से क्या हो रहा है, यानी जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो द्रव्यमान उसका घट जाता है, और ऋणावेशित क्या होती है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। पल्ले पड़ रहा है ना, तारो। चलो अगला लिखते हैं। अगला है लास्ट और इंड वाला गुण, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति। तो आवेश की प्रकृति में कुछ ज्यादा पढ़ने लिखना नहीं है, बस सिंपल जानना है। आवेश होता है दो प्रकार का, एक होता है धनावेश, एक क्या होता है, बस ये सब गुणधर्म है। तो मतलब ये है, जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकृति का होता है, एक होता है धनावेश, एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, वही लिख लो, आवेश, आवेश धनात्मक, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक प्रकृति का हो सकता है, प्रकृति का हो सकता है। इसी में एक पॉइंट और जोड़ दो काम लायक, आवेश जो होता है, आवेश एक अदिश राशि है,
आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक, हाँ ठीक, इतना बात समझ में आया? हाँ, यहां पर आया अदिश। अदिश और सदिश जानते होंगे। एक सदिश क्या होता है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण, एक मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते क्या है? सदिश राशि। जैसे फोर्स है, अगर तुम किसी पिंड पर फोर्स लगाओगे तो परिमाण तो लगाना ही पड़ेगा, साथ साथ जो फोर्स लगाओगे किसी न किसी डायरेक्शन में काम करेगा, नहीं करेगा? किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स क्या होता है? एक सदिश राशि है। लेकिन मैंने कह दिया द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान बताओ। एक मार्कर है, बताओ मार्कर को बताने, इसका द्रव्यमान बताने के लिए हमको इसमें दिशा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो द्रव्यमान क्या होती है? एक अदिश राशि, यानी अदिश राशि में दिशा कोनो मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से जो आवेश होता है, आवेश यानी दिशा विहीन। क्या? दिशा, जौने मन कहे तौने दिशा में तुम आवेश को प्रवाहित करा सकते हो किसी भी रूप में। यानी इसलिए आवेश क्या होता है? आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। उदाहरण, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो आवेश का वितरण होता है तीन प्रकार। कई प्रकार होता है? तीन प्रकार का। लिख सकते हो तीन प्रकार का। आवेश का वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। है ना लो, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय, अभी लिखा नहीं आपको, बस एक ही हेडिंग डालना है। ठीक, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तीसरा होता है आयतनिक, क्यों नहीं लिखना है? आयतनिक आवेश वितरण, आवेश वितरण, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब यहां समझो 5 मिनट क्या होते हैं तीनों। ठीक, देखो रेखीय, रेखीय मतलब वन डायमेंशन। कितना? वन डायमेंशनल, जगह तो नहीं है, देते हैं। 1D, 1D तो होता है वन डायमेंशनल, TION, यानी जब आवेश, जब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.